नमस्कार दोस्तों। महबूबा मुफ्ती ने यूं ही नहीं कहा कि राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत डर लगता है। महबूबा मुफ्ती वही है जो नरेंद्र मोदी के साथ सरकार में साझेदार थी। वो मुख्यमंत्री थी बड़े भाई के तौर पे, बड़ी बहन की तौर पे, और उनके साथ में छोटे भाई या छोटी बहन की तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी थे। हमने देखा जब पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में किसी मुसलमान को देश का गृह मंत्री बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनाया गया, और वो महबूबा मुफ्ती के पिता थे। और मुफ्ती मोहम्मद सईद को जब 1989 में देश का गृह मंत्री बनाया गया तो उन्हें बनाने के लिए जब मुजफ्फरनगर से यूपी के चुनाव लड़ाया गया तो भाजपा ने उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा था। उन्हीं के समय में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पे इतना अत्याचार हुआ था, जितनी घटनाएं हुई उन्हीं के समय में हुई। तब भाजपा को कोई तकलीफ नहीं थी। वही महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी, वो जब मुंबई में कल कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मंजिल पर पहुंचने के कार्यक्रम की रैली में संबोधित कर रही थी तो बता रही थी कि कैसे चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, उन्होंने शहादतें दी हैं इस देश के लिए, तब यह देश बचा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके नाम के साथ जो गांधी लगा है वही तो है जो नरेंद्र मोदी और भाजपा को डराता है। उसी से अकेले वो डरते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कल यह बात कही थी, आज हमें सही होती दिखाई दी। राहुल गांधी ने कल भाषण दिया था और उन असुरी शक्तियों का जिक्र किया था कि कैसे हमारे धर्म ग्रंथों में शक्तियों का जिक्र है। कुछ दैवी शक्तियां होती, कुछ असुरी शक्तियां होती। तो वो असुरी शक्ति जो इस देश में किसानों का हित करती है, वह असुरी शक्ति जो युवाओं को बेरोजगार करती है, वह असुरी शक्ति जो यहाँ की लड़कियों महिलाओं पर अत्याचार कराती है, वह असुरी शक्ति, वह असुरी शक्ति जो चंद पूंजीपतियों को सब कुछ सौंप देती है, बाकी को भिखारी बना देती है, वह असुरी शक्ति, वह असुरी शक्ति जो नफरत फैलाती है और सभी जाति धर्म में लड़ाई कराती है, जो इस देश को बांटती है, संकट में डालती है, वह असुरी शक्ति। और वह असुरी शक्ति ही संचालित करती है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी, भाजपा, ये उसके मुखौटे हैं। वास्तव में वह शक्ति सब कुछ कर रही होती है। बिल्कुल सही तो कहा था राहुल गांधी। और जब राहुल गांधी ने यह कहा तो आज नरेंद्र मोदी उसको नारी शक्ति से जोड़ करके कहते हैं। जब वो नारी शक्ति से कहते हैं तो एक बात आती है कि जब आप नारी शक्ति कहते हैं तो फिर आपने वह विधेयक नारी बंधन शक्ति क्यों किया था? फिर नारी शक्ति कह देते या शक्ति ही कह देते। तो जब नरेंद्र मोदी कहते हैं हमारे लिए शक्ति का मतलब माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, तो जब उनकी सुरक्षा, उनकी बात वो करते हैं तो हर किसी को याद आता है क्या इस देश के मणिपुर में बेटियों के साथ जो जघन्यतम अपराध हुआ, जिस तरह उनके निर्वस्त्र किया गया, जिस तरह से उनकी नग्न परेड निकाली गई और जिस तरीके से तमाम तरह की बीभत्स घटनाएं हुई, क्या वो माएं, वो बहनें नहीं थी नरेंद्र मोदी की? वो बेटियां नहीं थी नरेंद्र मोदी की?
वो शक्ति कौन सी थी? और जब हाथरस में उस दलित समुदाय की बच्ची के साथ में जो हुआ और चुपचाप उसके शव को रातों रात जला दिया गया, तो वो क्या था? वह बेटी नहीं थी। और जब कानपुर में जिस तरह से बीभत्स घटनाएं हुई उन दो बेटियों के साथ में, नाबालिग बेटियों के साथ में, कन्याओं के साथ, तो क्या वो नहीं थी? क्या अंकिता भंडारी उत्तराखंड में वो बेटी नहीं थी? क्या इसी तरीके से बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ, तो क्या वो मां बहन नहीं थी, बेटी नहीं थी? मोदी के तो बेटी की उम्र की होती। और उसी तरीके से इस देश के अंदर यदि आप नारी वंदन करते हैं, आप शक्ति वंदन करते हैं नारी के रूप में, तो साहब इस देश के अंदर महिलाओं के साथ में घटनाएं क्यों बढ़ गई? क्यों उनके सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं? क्यों उनके साथ में तमाम अपराध हो रहे हैं? और उन्हीं राज्यों और देश के हिस्सों में ज्यादा हो रहे हैं जहां भाजपा की, आपकी डबल इंजन की सरकारें हैं। क्यों हो रहा है ये? और जब इन सब पे सवाल किया जाता है तो कोई जवाब नहीं होता है, तो ऊटपटांग की बातें करते हैं। और जब ऊटपटांग की बातें करें, बौखला जाए, तो आप समझ लीजिए कि असर कर गया है। कल की अद्भुत रैली, अथाह लोगों का जनसमूह, जनसमूह सामान्य नहीं था। वो याद दिला रहा था 1942 के 8 अगस्त 1942 के अगस्त क्रांति को, जब उसी मुंबई में वह क्रांति हुई थी और आगाज हुआ था। महात्मा गांधी ने उस वक्त नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और कल गांधी जी के पोते भी थे और संविधान के प्रारूप के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी के भी पोते थे। और उन सब ने की उपस्थिति में जब गांधी नेहरू विरासत को संभाले, राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, तो हर तरफ से आवाज आई, भाजपा मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। तो अब उनको भगाने की बारी है। अंग्रेजों को हमने भगा दिया था, अब उनको भगाने की लड़ाई है। और वह लड़ाई का कल ऐलान हो गया, आगाज हो गया। बस यही तो वजह है कि नरेंद्र मोदी को डर लगने लगा, क्योंकि वहां पर बात हो रही थी सर्व समाज की, उस समाज की जो आदिवासी है, उस समाज की जो दलित है, उस समाज की जो अल्पसंख्यक है, उस समाज की जो पिछड़ा है, उस समाज की जो वंचित है, उस समाज की बात हो रही थी। जो युवा है उस समाज की बात हो रही थी, जो बेटियां हैं उस समाज की बात हो रही थी, जो किसान है उस समाज की बात हो रही थी, जो मजदूर है, और उस समाज की बात हो रही थी जो अनेकता में एकता की बात करता है। अलग अलग विचारधाराएं हो, क्षेत्र हो, भाषाएं हो, लेकिन प्रेम मोहब्बत हो। यही वजह थी कि सब ने एक स्वर में राहुल गांधी को नेता भी माना और उन्हें इस देश का भविष्य भी माना। हर किसी ने इस पर मोहर लगाई और हर किसी ने कहा जो राहुल गांधी ने किया है वह करने की क्षमता किसी में आज नहीं। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है, और यह इसलिए क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब चारों तरफ से कहीं महंगाई, कहीं लूट, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं बेटियों पे अत्याचार, कहीं युवाओं को बेरोजगार, कहीं लोगों के हक मारे जा रहे हैं, कहीं कुछ किया जा रहा है। इतने सारे अपराध हो रहे हो, हर वर्ग पर हो रहे हो, सब परेशान हो। छोटा व्यापारी
मर रहा हो, ऐसी स्थिति में वो क्या कहेगा कि मुझे मोदी और भाजपा चाहिए? नहीं, वो बिल्कुल नहीं कहेगा, क्योंकि यह हालात आपने बनाए और इस कारण से, इसलिए हर कोई उबल रहा था, कह रहा था कि उखाड़ फेंको मोदी को, भाजपा को उखाड़ फेंको। वही राहुल गांधी ने कहा, एक एक चीज बताई। निश्चित रूप से राहुल गांधी के विजन को सुनिए और समझिए। उन्होंने जिस तरीके से धारावी की बात की और कहा कि धारावी वो स्किल है, और वह स्किल चाइना के उस स्किल शहर को मात दे सकता है, अकेले धारावी, जिसका उन्होंने जिक्र किया। निश्चित रूप से यह विजन होता है, और जिसके पास विजन होता है वही ऐसी बात कर सकता है। लगा कि कल के दिन यदि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो इतनी बेहतरीन समाजवादी और समाज के पंक्ति के आखिरी उस पर खड़ा गरीब से गरीब व्यक्ति को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, क्योंकि यह लड़ाई न्याय और अन्याय के बीच में, यह उस विचारधारा से लड़ाई है जो राक्षसी विचारधारा है। और इसलिए सबको देने वाली विचारधारा की बात करते, वो कहते हैं कि कैसे मदद दी जाए और कैसे सबको संबल दिया। इसीलिए राहुल गांधी बन गए। यही वजह थी कि वहां पर कश्मीर से भी लोग आए थे और कन्याकुमारी से भी आए, वहां पर लोग मणिपुर से भी आए थे और गुजरात से भी आए। देश का कोई कोना नहीं छूटा था जहां से लोग नहीं आए और नेता नहीं आए। बिहार से भी नेता थे, झारखंड से भी, उड़ीसा से भी थे नेता, केरल से भी थे, कर्नाटक से भी थे, तेलंगाना से भी थे, आंध्र से भी थे, मध्य प्रदेश से भी थे, राजस्थान से भी थे। कौन सी जगह बाकी थी? तो सबसे बड़ी बात है, कल राहुल गांधी ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी कि हर कोई वो देख के, वो जन सैलाब, वास्तव में वो जन सैलाब नहीं, एक एक अनमोल रत्न था, और उन सारे रत्नों के बीच में राहुल गांधी कोहनूर हीरे की तरह चमक रहे। तो वह स्थिति थी, और जब यह स्थिति हो तो नरेंद्र मोदी का डरना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि जब सत्ता जाने का डर समाता है तो यही पागलपन होता है। और आजकल उनके शायद दिन भी अच्छे नहीं चल रहे। लगातार सुप्रीम कोर्ट उनके वकील को, उनको फटकार लगाता जा रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को उसके पिक एंड चूज की नीति पर फटकार लगाई, और फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उस अध्यक्ष को, जिसने आदेश अग्रवाल को, जिसने मोदी को बचाने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रुकवा दीजिए, यह डाटा जो है सामने नहीं आना चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भी उनकी औकात बता दी, और वहां पर यह खुलासा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, हमने आदेश दे दिया है, आपको इस सारा डाटा देना है। हालत बिगड़ी हुई है। वही दूसरा झटका लगा। नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों के साथ मिलकर के जिस तरीके से साजिश रची थी हिमाचल की सरकार गिराने के लिए, वहां के 6 जो गद्दार विधायक थे कांग्रेस के, जिन्हें निकाल बाहर किया था विधानसभा अध्यक्ष ने, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, गिड़गिड़ा रहे थे, और उनकी वकालत भी मोदी के ही वकील कर रहे थे, हरीश साल्वे। तो जब हरीश साल्वे उसकी वकालत कर रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई और कहा कोई स्टे नहीं मिलेगा। सोचिए आप, डर के माहौल में समझ में नहीं आ रहा है करें क्या, जिधर जाते हैं उधर ही हमला हो जाता है। क्यों?
क्योंकि चोरी पकड़ी जाने लगी है। चुनाव बॉन्ड में जो घोटाला किया है करीब 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का, वह भी सामने आ रहा है। और इसी तरीके से और भी बहुत कुछ सामने आ रहा है। 9,000 करोड़ का तो सामने आ ही चुका है, 8,998 का। अब आप दूसरे को कहें, उनके पैसे हजम कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जब ये बोलेंगे तो जवाब जनता देती है, और जनता दे रही है। जनता कह रही है कि आपने ये किया क्या है। जिस तरह के हालात होते हैं देख करके लगता है कि इस देश को आपने कहां ढकेल दिया है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी डरे घूम रहे हैं। इस देश का मीडिया बिका हुआ है, इसके मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी जैसे कहते हैं बिका क्या है, आपका था ही कब जो बिका है। तो सच्चाई आज देखने को मिली। इतनी विशाल रैली इंडिया गठबंधन, उस रैली को कहीं पर भी दिल्ली के अखबारों में सही प्लेसमेंट नहीं मिला। कहीं पर भी किसी चैनल ने लाइव टेलीकास्ट नहीं किया, जैसे कि बाकी की करते हैं, मोदी की करते हैं। और यही नहीं, उसे छिपाने, छोटा दिखाने और उस पर क्रिटिसाइज करने का सारी साजिशें चलती रही, जो ये बताती हैं कि वास्तव में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जो है वो जिस तरह से करती है वो दुखद स्थिति। लोकतंत्र और लोकतंत्र को चाहने वालों का वो गला घोटना चाहती है। लेकिन इस देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी होने लगी। वो उनके साथ में कंधे से कंधा ही नहीं मिलाती है, उनके लिए तपस्या भी करने लगी है। और यही बात राहुल गांधी ने कही भी कि यह अकेले उनकी यात्रा नहीं थी, ये उन लाखों करोड़ों लोगों की यात्रा थी, उन हजारों संगठनों की यात्रा थी, और उन सब की यात्रा थी जो देश को प्यार कर। यही बड़ी वजह है, यही सब तो है जो नरेंद्र मोदी को डरा दे रहे, और उस डर के कारण वो उल जलूल हरकतें करते हैं, उनके पार्टी के लोग करते हैं। सवाल का जवाब होता नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना, झूठ के बूते खड़ा होना, यही सिर्फ शायद रह गया है उनके पास। और जब यह रह गया हो तो आप सोचिए क्या कहेंगे। हालत इतनी हो गई है कि आज बताते हैं कि गुलामी की निशानी को नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। साहब, जब आप गुलामी की बात करते हैं तो गुलामी के जो सबसे बड़े प्रतीक थे वो तो आरएसएस के ही लोग थे। बीजेपी जो है मौजूदा, उसके मात्र संगठन के लोग थे। वही थे जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, क्योंकि गांधी तो लड़ रहे थे, नेहरू तो लड़ रहे थे, देश का हर देशभक्त लड़ रहा था। 7.5 लाख कांग्रेसियों ने अपनी शहादत दी थी, शहीद हुए थे, तब यह आजादी मिली थी। लाखों लाख कांग्रेसियों ने जेलें भरी थी, लाठियां खाई थी, तब इस देश को आजादी मिली थी। लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा था। आज राहुल गांधी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ने को तैयार है। वो लाठियां खाने को तैयार है, मुकदमे झेलने को तैयार है। आज 3 दर्जन मुकदमे उन पर हो चुके हैं, बावजूद इसके वो बगैर डरे निर्भीक भगवान शिव के भक्त की जो एक रूप होता है वो दिखता है। कहते हैं मौत उसका क्या, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। निश्चित रूप से राहुल गांधी शिव के भक्त हैं और शिव उनके लिए सदैव खड़े होते हैं, सदैव सपोर्ट करते हैं। वो लगातार देखने को मिलता है। तो इससे ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को दर्द होता है। यही उनका दर्द है और इसीलिए उन्होंने सबको खत्म करने का काम किया। लेकिन
अब जनता जवाब देने लगी है और वो जवाब दे रही है और खुल के दे रही है और कह रही है चौकीदार ही चोर है। यही तो डर है। और मोदी के परिवारजन कौन है? वो है जो रेपिस्ट हैं, वो है जो भ्रष्टाचारी हैं, वो है जो इस देश को बांट रहे हैं, वो है जो नफरत फैलाते हैं। इसलिए पहचान जाइए, ये मौका अच्छा मिला है, नतीजे लीजिए। जय